नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। देश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, इस बात की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। वजह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया एक बड़ा बयान। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। सीएम धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी पर बनाई गई विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपना मसौदा सरकार को सौंप देगी और जैसे ही मसौदा मिलेगा इसे कानून बना दिया जाएगा। ऐसे में देश में एक बार फिर यूसीसी को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड सरकार के मसौदे को देख समझकर आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। तो सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने एक और बड़े एजेंडे को पूरा करने जा रही है? अगर हां, तो फिर विरोध में उतरी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों का रुख क्या होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए कैसे यूसीसी पर गरमाई है सियासत और कैसे शुरू हो गया है बयानों का सिलसिला। हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। ये राज्य सरकार की एक फिजूल खर्ची का और बड़ा उदाहरण है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है जो सारे देश के अंदर, उसका अर्थ ही है जो यूनिफॉर्मली लागू हो, सारे देश के अंदर लागू हो। और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। यूसीसी अभी नहीं है तो भी तमाम फैसले अदालतों में यूसीसी के मुताबिक हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून मौजूद है, लेकिन कानून की मौजूदगी में मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके हिंदुस्तानी अदालतें तमाम फैसले अपने कानून के मुताबिक कर रही है। तो यूसीसी ले आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है? जब सरकार हमारी नहीं सुनती, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है हमें दबाने, हमें कुचलने के लिए, अदालत हमारी नहीं सुनती, अदालत में हमारे कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं होते। अब अदालत अगर कानून के खिलाफ फैसला कर रही है तो न्याय के मंदिर में अगर अन्याय हो रहा है तो फिर हम किसके सामने गुहार करें? तो यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई और इस पर अब शुरू हो गई है घेराबंदी। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक पक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिम वकार साहब, प्रवक्ता AIMIM, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत गौरव भाटिया जी आप ही के साथ करूंगी। देखिए, आपने सुना होगा भी हरीश रावत क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फिजूल खर्ची है। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही है तो आप केंद्र में लागू करिए ना, इसको पूरे देश में लागू करिए। सिर्फ उत्तराखंड में लागू करके क्यों चुनावी शिकूफा छोड़ रहे हैं? देखिए प्राची जी, ऐसा है, ये सब वो लोग हैं जो कुरान तो ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन संविधान नहीं पढ़ते हैं। और ये मायने नहीं रखता है कि कौन हरीश रावत क्या कह रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं या मौलाना अखिलेश क्या कह रहे हैं। मायने क्या रखता है? सबसे पहले हमारे देश का संविधान क्या कहता है। हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और हर सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, पहली बात। दूसरी बात,
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके लिए श्रद्धेय है और जिनकी आड़ में अपनी ओछी घटिया राजनीति ये लोग तमाम बार करते हैं, आपके चैनल पे भी करते हैं, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कह रहे थे कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला जाए और उसको लाया जाए। तो आज ये लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की बात से सहमत है या नहीं है? तीसरी बात जो बहुत अहम है प्राची जी, हर वर्ग में कुछ कुरीतियां होती हैं। हमारे देश का संविधान कुछ अधिकार देता है, अधिकार हर नागरिक को देता है, ये धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसी का एक उदाहरण है ट्रिपल तलाक। आज हमें समझना होगा नरेंद्र मोदी जी की राजनीति क्या है। मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता और ट्रिपल तलाक। जो लोग कहते थे कि हम लोग मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो लोग ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं कर पाए थे, बल्कि शाहबानो का जजमेंट राजीव गांधी ने पलट दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, आज वो व्यक्ति बन गए हैं, चाहे अनुच्छेद 370 हो जिसको हटाना असंभव बताया जाता था, उसे संभव बनाया, चाहे भव्य राम मंदिर बनाना हो वो हमने किया, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के तहत हम लोग लाएंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं। और आपने जो सवाल किया एक और कि हाँ प्रदेश सरकार क्यों ले रही है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि हाँ ये विषय ऐसा है, संविधान इसकी इजाजत देता है, प्रदेश की सरकारें भी ला सकती हैं और पूरे देश में भी कानून आ सकता है। अगर कोई सरकार उत्तराखंड में पहल कर रही है तो ये स्वागत योग्य है। इसमें ओछी घटिया हल्की राजनीति कृपया करके विपक्ष ना करें। नहीं, इसमें तो उनका सवाल है, जो उनका पक्ष है। गौरव भाटिया जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर आ रही हूं तहसीन पूनावाला जी आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि आप तो केंद्र में भी हैं और आप राज्य में भी हैं, तो केंद्र में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आपको क्या रोक रहा है? वो विरोध नहीं कर रहे हैं, हरीश रावत साहब विरोध नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे थे लाइए ना केंद्र में लेकर आइए। आप क्यों राज्य में लेकर आ रहे हैं जो एक ही बाउंड्री में सिमट कर रह जाएगा, उत्तराखंड तक सिमट कर रह जाएगा? देखिए प्राची जी, हमें एक बात समझनी होगी, केवल उत्तराखंड में नहीं, गुजरात में भी और भी भाजपा शासित राज्य हैं जहां पे फॉर्मर जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, इन्होंने पूरी एक रिपोर्ट दी है और उसके बाद प्रदेश सरकार इसको ला रही है। और इसकी एक वजह जो मैं समझता हूं, मेरी जो समझ है कि अगर किसी प्रदेश में आएगा तो वो एक मॉडल बन के आएगा। हम देखेंगे कि उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, कुछ बेहतर हो सकता है क्या, कुछ बदलाव की आवश्यकता है क्या। और पूरे देश में परिस्थितियां आप जानते हैं, जात आप जानते हैं, धर्म आप जानते हैं, अनुसूचित जनजाति, बहुत सी ऐसी यानी आप चीजें हैं मॉडल जिनको के ध्यान तौर में पर रखना लाना पड़ता है। चाहते हैं और इसके प्रदेश बाद फिर आप देखेंगे कि देश में ये कैसे काम करेगा। कम होती है। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, जो शंका आप लोगों ने उठाई या जो हरीश रावत कह रहे थे उसका जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी। कह रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड में और केंद्र में भी लेकर आएंगे। ये तो आप देखते हैं इनके हर घोषणा पत्र में रहता है यूसीसी का जिक्र। एक मॉडल के तौर पर ला रहे हैं क्योंकि कई शंकाएं लोगों के दिलों में, वो शंकाएं दूर हो जाएंगी और पूरे देश में भी लागू हो जाएगा, तो विरोध क्यों? प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि सीए को मैंने स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। मैं पिटिशनर हूँ, मेरे पिटिशन को कपिल सिब्बल जी लड़ रहे हैं। इस पिटिशन को, ये पिटिशन देश के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहेब आंबेडकर ने जो एनविसाज किया बिल्कुल नहीं है, और मैं उसके आपको वजह बताता हूँ। उत्तराखंड पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो गौरव भाई ने दो चीज कहा है, एक मॉडल की तरह लाना चाहते हैं और स्टेट में अगर हम उसको लागू कर सकते हैं, उसके लिए दो चीज बता दो, फिर मैं उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों वो बताता हूँ। एक तो भारत के अंदर, पूरे हमारे यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत देश के अंदर यूसीसी ऑलरेडी लागू है प्राची जी, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। उस एक्ट के तहत मैंने शादी की है, मेरी पत्नी हिंदू है, मैं एथिस्ट हूं लेकिन मुसलमान मम्मी है। स्पेशल मैरिज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात तक लागू होता है। एक कानून शादी, डिवोर्स, मेंटेनेंस, तलाक, बच्चे, अडॉप्शन, सबके लिए यूसीसी स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी लागू है। सेकेंड चीज, गोवा के अंदर यूसीसी है। यूसीसी को एक्चुअली हम उसको गोवा में हम यूसीसी नहीं कहना चाहिए, गोवा सिविल एक्ट कहना चाहिए, बट यूसीसी मान ले। उस सिविल एक्ट के अंदर प्राची जी इस बात पर गौर फरमाइए, गोवा के अंदर जो स्पेशल मैरिज जो यूसीसी है, एक हिंदू मर्द अगर उसकी बेटी और बेटा नहीं होता 30 साल की उम्र तक, वो दूसरी शादी कर सकता है। ये गोवा के अंदर वर्तमान के अंदर। गुजरात के अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते, वहां पे
मैत्री करार नाम का एक प्रोसेस है जहां पर आप ऑफिशियली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी के अलावा एक दूसरी पत्नी रख सकते हो, एक सेकंड वाइफ रख सकते हो, या एक सेकंड पर्सन रख सकते हो। मैत्री करार गुजरात के अंदर है, ये भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है। तो ये चीजों को, ये बात इस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, यूसीसी का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पिटीशन को मैं इस चीज को चैलेंज कर रहा हूं, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं। भाजपा कोशिश करेगी हिंदू मुसलमान करने की। मैं तो एक ये सवाल, बात आप दो असीम सवाल वकार साहब को समझाइएगा। तहसीन पूनावाला जी वो बैठे हैं, वो इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी तौकीर रजा को आपने सुना नहीं, आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं। तहसीन पूनावाला जी, तौकीर रजा तो कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। तौकीर रजा तो अभी से ही कहना शुरू कर चुके हैं कि यहाँ यूसीसी छोड़ दीजिए, अभी से हम मुसलमानों की नहीं सुनी जाती है, जो मौजूदा कानून है उसमें हमारी नहीं सुनी जाती, कोर्ट हमारी सुन नहीं रहे, वो तो यहाँ तक पहुंच गए। दिक्कत ये है प्राची जी, हमारे मुल्क के अंदर कि जो लोग अपने आप को मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव्स मानते, वो या तो भाजपा की मदद करते या तो उन्होंने पढ़ा नहीं। यूसीसी का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा कम उम्र की बच्चों की शादी, यानी कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियां, हिंदुओं की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा 2 पत्नियां, तो यही तो सब खत्म करना है ना तहसीन पूनावाला जी। कुरीति चाहे मुसलमान में हो, मुसलमान धर्म में हो, चाहे ये हिंदू धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, यही तो खत्म करने की बात कर। रही बात आपकी शंकाओं की, एक छोटा जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया जी इस पर। तहसीन पूनावाला जी पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन सब चीजों को कैसे खत्म करिएगा। देखिए, ऐसा है, तहसीन ने जो आपके समक्ष अपनी बात रखी उसमें विरोधाभास है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। कानून के ज्ञाता जरूर है, लेकिन क्योंकि पेशे से अधिवक्ता नहीं है इसलिए ये पकड़ नहीं पाए। स्पेशल मैरिज एक्ट ये नहीं सुनिश्चित करता है कि बहु विवाह जो है वो रुक जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट केवल ये सुनिश्चित करता है कि 2 नागरिक जो है वो अगर प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ, बट आपने पर्सनल टिप्पणी की, आप गलत कह रहे हो, तो मुझे रिबटल का मौका देना प्लीज प्राची जी। आप प्लीज, मैं अपनी बात नहीं प्राची जी, ये गलत बात है। एक सेकंड, हाँ आप प्लीज बोलिए, मैं आपको कोई बात नहीं, मैं गलत ही, मुझे रिबटल का मौका दीजिए जी। आप ले लीजिएगा अपना मौका, इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हैं? बोलिए गौरव भाटिया। मेरे बड़े भाई, बिल्कुल नहीं भड़क रहा हूँ। हाँ, देखिए ऐसा है प्राची जी, हमें समझना होगा, जब बहु विवाह होता है तो वो संविधान के तहत नहीं माना जा सकता है, उसको स्पेशल मैरिज एक्ट से नहीं रोका जाएगा। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो चाहे वो एडॉप्शन की बात हो, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो विवाह की बात हो, इस सब क्षेत्र को आप कवर करेंगे। और मैं इसीलिए तहसीन को ये बताना चाहता हूं, मुसलमान शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? हमने तो नहीं किया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही ये है, एक ऐसी संहिता जो समान रूप से हर नागरिक पे लागू होगी, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन ये लोग इसको मुस्लिम हिंदू बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदू बच्चियों का विवाह जो है कम उम्र में हो जाता है। तो तहसीन भाई, मैं तो ये कहूंगा, चलिए आपकी बात सच है, अगर जल्दी हो जाता है उसको भी तो रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी और हमारी है ना। तो बच्ची चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें तो उसे रोकना है, और हम रोक रहे हैं। आप इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? मुझे बाकी मेहमानों पर जाना है। तहसीन जी जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से। स्वयं समाप्त किया, जैसे सती की एक कुप्रथा थी उसको समाप्त किया। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब तहसीन जी इस बात का जवाब दीजिए, किसी भी धर्म में कोई भी कुरीति है उसे खत्म करना यूसीसी है। गौरव भाई ने इस सवाल का जवाब स्पेसिफिकली नहीं दिया कि वर्तमान के अंदर गोवा में अगर एक हिंदू पुरुष को लड़की होती और लड़का नहीं होता, 30 साल की उम्र के बाद वो दूसरी शादी करता है, इसे बंद करेंगे गोवा के अंदर। और गोवा के चीफ मिनिस्टर, में इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, कह रहे हैं इसका कोई प्रावधान नहीं है गोवा में इसे बंद करना है। ये यूसीसी पे बोल रहे थे, फ्रॉम सावंत जी, इस वर्तमान चीफ मिनिस्टर। इस पर बात नहीं की, मैत्री करार पर बात नहीं की, बात क्या की, गलत तर्क दिया स्पेशल मैरिज एक्ट पे। प्राची जी, मैं आपके विवेक पे और दर्शकों के विवेक पे अपनी बात खत्म करता, एक पर्सनल बात करते। मेरी खुद की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई। मान लो कल मेरी पत्नी और मैं डिवोर्स कर रहे हैं, अरे कौन, और मान भी लो हम, एक तो बहु विवाद का मुसलमानों में तो मैं नहीं जानता, बट मान भी लो
ठीक तो है। कैसे होगा जब मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई? कैसे होगा? आप कोई भी तर्क लाकर कुछ भी जोड़कर कुछ भी 2+2 ऐड करते कहिए 22 हो ये गया, तो इसका कोई लॉजिक होता है प्राची जी? आप ये जो कोई कह रहे लॉजिक हैं, होता है? आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं और स्पेशल जो मैरिज गौरव जी कह रहे हैं, मुझे इनको लग रहा है कुछ आप पता सब ही नहीं एक ही है पेज कानून पर हैं। के आप बारे भी में। कुरीति खत्म करना चाहते हैं, वो भी कुरीति खत्म करना चाहते हैं, बस यूसीसी नाम से दिक्कत हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज तो आएंगी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जिस जिस क्या बात कह का आप रहे हैं जिक्र वो? कर रहे हैं, बुलडोजर को और कह इसीलिए रहे हैं। उत्तराखंड में वो आ रहे हैं। अब बुलडोजर रुक कह जाइए रहे हैं। आसिम वकार साहब, अब एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार साहब, एक बार फिर से यूसीसी की बात हो रही है, उत्तराखंड में तो अभी लागू हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने ये बात कर दी कि भाई 2 फरवरी को हम लेकर आएंगे, जो ड्राफ्ट है हमारा तैयार हो गया है, हम उसे विधानसभा में रखेंगे। अब यूसीसी पे क्या है आप लोगों का स्टैंड, पहले ये बताइए। ना देखिए, सबसे पहली बात तो जो स्टेट बाय स्टेट लागू हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अलग कानून, नॉर्थ ईस्ट में अलग कानून, महाराष्ट्र में अलग कानून, गोवा में अलग कानून, उत्तराखंड में अलग कानून, तो ये यूसीसी कैसे हो गया? मुझे बताइए। जो पूरे भारत में लागू नहीं हो रहा है वो तो क्षेत्रीय कानून हुआ ना। गुमराह मत कीजिए पहले तो देश को, किसी भी कीमत पे गुमराह मत कीजिए। भारत सरकार को चाहिए कि अगर वो यूसीसी की बात कर रही है तो भी यूसीसी लागू करे। उत्तराखंड से क्या मतलब है यूसीसी से? क्या यूसीसी के कानून गोवा में चलेंगे? ये उत्तराखंड के कानून गोवा में चलेंगे? क्या उत्तराखंड के कानून धामी साहब आसाम में लागू करा देंगे अपनी सरकार पे? क्या उत्तराखंड में धामी साहब के जो कानून है वो नॉर्थ ईस्ट में लागू हो जाएंगे? क्या उत्तराखंड में अगर प्रॉपर्टी का हक उत्तराखंड के कानून के हिसाब से होगा तो नॉर्थ ईस्ट में क्या इन्हीं के हिसाब से होगा? यूसीसी कहां है? ये गुमराह मत कीजिए देश को कि मोदी जी को आप हीरो बना रहे हैं, अमित शाह साहब को आपने हीरो बना दिया कि यूसीसी। वो अपने स्टेट में अपना कानून लेकर आ रहे, लाने दीजिए। मैं यूसीसी तब मानूंगा जब गोवा में 35 साल से ऊपर लड़का पैदा ना होने पर अगर मर्द दूसरी शादी कर सकता है तो उत्तराखंड में भी यही कानून बन जाए, या अगर उत्तराखंड में नहीं कर सकता है तो गोवा में भी इस कानून को खारिज कर दिया जाए। मैं उत्तर दे दूं। गौरव जी रुक जाइए। भारत की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के कई कबीलों को ये लिखकर संविधान में उनको इजाजत दी है, उनको अधिकार दिया है कि उनके जी जो प्रॉपर्टी के मामले होंगे, जो उनके दैनिक जीवन के मामले होंगे, उनमें भारत सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। हाँ तो असीम वकार या जी तो यही नॉर्थ तो ईस्ट कह में रही ये है ना कानून खत्म सरकार। कर चलिए दीजिए। उत्तराखंड को छोड़ दीजिए। ये भारत के संविधान के हिसाब से होगा। उत्तराखंड पर जो आपने सवाल पूछा, मैं अभी गौरव जी से छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, लेकिन आप बताइए, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, और उसमें नॉर्थ ईस्ट भी आएगा, उसमें गोवा भी कहाँ ला रहे आएगा, हैं? उसमें वो बाकी तमाम जगह कहाँ ला आएंगी रहे हैं? इस देश की, लाने की बात कर रहे हैं ना आसिम वकार जी। एक सेकंड, उस पर आप बताइए ना, उस पर क्यों आपत्ति हो जाती है? उसे क्यों ये देखने लगते हैं कि नहीं आना चाहिए, होना नहीं चाहिए, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा? देखिए, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है, और भारत खाली नोएडा के आपके स्टूडियो में नहीं बसता है। बिल्कुल नहीं बसता आसिम वकार साहब, और बहुत भारत बखूबी खाली जानती हूँ दिल्ली मैं, के इर्द गिर्द भी नहीं बसता है। बखूबी जानती हूँ आसिम वकार साहब। हाँ, स्टूडियो से सुनिए। निकलकर बाहर भी काम मैंने अभी करते हैं हम आपसे- लोग। मैंने अभी आपसे एक बात, अरे बात तो सुनिए मैडम, जी जी बोलिए ना। जानकारी बढ़ा रहा हूं। सर मेरी जानकारी अभी जो दुरुस्त है, आप NRC का अपनी बिल बढ़ाइए। आया, सीए का बिल आया, नॉर्थ ईस्ट में, अरे सुनिए मैडम, गृह मंत्री कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये सीए एनआरसी लागू ही नहीं होगा। एक सीए एनआरसी तो नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं कर रहे हैं, तो यूसीसी कैसे लागू कर देंगे? मुसलमानों से ज्यादा इसमें जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं हमारे देश की, जी उनको खतरा है। अभी तहसीन पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को इससे क्या खतरा है। तो यानी कोई खतरा नहीं है ना मुसलमानों को? बस एक क्लियर कर दीजिए, जो बात आप कह रहे हैं, तहसीन जी कह रहे थे, आसिम वकार साहब थोड़ी सी और जानकारी मेरी दुरुस्त कर दीजिए। यानी मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है ना यूसीसी से? आप साथ अरे देंगे बात तो अगर सुन पूरे लीजिए देश मैडम। में, पूरे देश में अगर अरे लागू होता बात तो है? सुन लीजिए एक मैडम। सेकंड रुकिए ना आसिम वकार साहब, आप बोलते रहेंगे तो मेरे सवाल तो छूट जाएंगे ना। आप ये बताइए, जितनी भी आपने चर्चाएं की, जितने भी अपवादों की आपने चर्चाएं की, अगर वो सब शामिल होता है इसमें, तो आप साथ देंगे गौरव भाटिया जी का, उनकी सरकार का?
मैडम मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, मेरी बात तो समझिए। अरे तो मेरे सवाल का तो जवाब अगर इस देश दीजिए। में पॉलीगैमी है तो इसी देश में पॉलीएंड्री भी है। अरे मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। अरे मैं सुनना चाहती हूं, लेकिन आप तो कहाँ आपको जो जानकारी पढ़ा के बढ़ाने भेजा और कि आप उसी घटाने बात पर कर रही हैं। फोकस्ड हैं। अगर आपकी सुनिए मैडम, अगर आपकी नजर में एक मर्द 4 शादी करता है और ये गुनाह कबीरा है, तो जिन इलाकों में औरतें एक से ज्यादा शादी करती हैं, एक पति के होते हुए दूसरा पति रखती हैं, वो आपकी नजर में क्या है? अरे आसिम वकार साहब, यही तो नहीं समझ रहे ना आप। खाली मर्द शादी ये नहीं कर सकता, औरतें कर ये सकती सारी हैं। कुरीतियां इसमें कवर होंगी। आप क्यों इसे मर्द, औरत और धर्म में जोड़कर देख रहे हैं? अगर ये कोई मर्द करता है, कोई औरत करती है, कोई मुसलमान करता है, कोई हिंदू करता है, कोई सिख करता है, कोई ईसाई करता है, सब आएंगे इसमें। अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करिए। कह रही हैं वो उन इलाकों के, उन लोगों की, उन जातियों का अधिकार है, वो ठीक उनका है गौरव जी, कल्चर बहुत है। छोटा सा जवाब दीजिए। बहुत सारी आपके लिए शंकाएं कुरीति आसिम हो गई। वकार जी को। मुसलमान नहीं बोल रहे हैं वो, एक मिनट आप ट्राइबल बेल्ट्स मैडम और बात तो नॉर्थ सुनिए, ईस्ट- मुझे पूरी कर लेने इधर चले जाइए, रुक जाइए। अरे आसिम मुझे जी, पूरी बात कर लेने सर मेरे साथ और अरे भी मेहमान। बात तो कर लेने दीजिए मुझे। एक लाइन आ गई सवाल ना पूछ आपकी दूं आपसे, बात। एक लाइन का। अरे एक सर, मैं लाइन, आपके सिर्फ एक सवाल लाइन। के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ। आप आए मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। अरे बात तो सुनिए बोलिए पहले गौरव आप। मैडम बात देखिए, बात अगर नहीं अच्छा होने बोलिए, दीजिएगा तो जल्दी से बात बोलिए। दिक्कत आसिम जी खड़ी हो बोलिए, जाएगी। जल्दी अपनी बोलिए। बात रख मैं लो, जेन्युइन बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए ना सर। भारत सरकार ने कहा, हाँ। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मर्द शादी कर सकता है और औरत शादी कर सकती है। ये सब कुछ कवर आपके होगा लिए आसिम ये अच्छा वकार जी, कानून इसमें होगा, जल्दी। हमारे लिए गौरव जी बहुत कुरीति है, जल्दी से बताइएगा, हमारे फिर लिए मेरे पास अपराध दो है। अन्य मेहमान और हम नहीं मानेंगे इसको, बोलिए। हम नहीं मानेंगे, इसका विरोध करेंगे। कर रहे हैं ना आप विरोध? अब आए ना आप असली बात पर। आपने इतना देखिए- वक्त खा लिया, अब जाकर बोल रहे हैं। गौरव जी बहुत जल्दी से बोलेगा, 10 सेकंड में। देखिए, एक अच्छी बात आई, एक बुरी नहीं, बात आप आई। इसका समर्थन अच्छी करेंगी? बात आई, वो धोखा लगता है। आप कहते करेंगे हैं- औरत में शादी? सर आप हमारे कहाँ धर्म मुझसे से- आप लड़ने हमसे के कह लिए रहे आ हैं, गए? विरोध कर रहे हैं। आपके सवाल गौरव हम भाटिया जी देश से को तो बचा जवाब रहे आने हैं। दीजिए। हम पर्सनल देश के मत होइए साथ ना खड़े आसिम हैं। वकार साहब। जब मैं आपसे पर्सनल नहीं हो रही हूं तो आप भी पर्सनल मत होइए। यूसीसी पर चर्चा करने आए, यूसीसी पर चर्चा करिए। उदाहरण मुझसे अलग रखकर पूछिए। बोलिए गौरव जी। हाँ, देखिए प्राची जी, मैं बता रहा था, एक अच्छी बात आई और एक बुरी आई। लेकिन अच्छी बात जो है वो दिखावा लगती है, क्योंकि इन्होंने कहा इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, फिर धर्म के रास्ते पे ही चले गए। और मैं आज एक बात इनसे कहना चाहता हूं, कुरीतियां किसी भी धर्म में क्यों ना हो, उसको बदलना होगा। मैंने आपको सती प्रथा की बात बताई, जो बाल विवाह की बात हो रही थी, वो भी एक कुरीति हमारे धर्म में भी थी। बदला, हिंदू समाज जागा, इसी तरह से मुस्लिम समाज को भी जागने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब जब संविधान और कुरान में टकराव होगा, हर बार जीतना संविधान को होगा, क्योंकि हमें संविधान ही आपस में बांधे। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि एक महिला को यह स्वीकारना होगा कि उसके शौहर की 3 बीवियां और होंगी, 4 बीवियां। अरे आप मुझे वो मर्द दिखाइए जो स्वीकारे कि उसकी बीवी की है और 4 शौहर हो। नहीं ले पाएगा वो। और क्या ये अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है सम्मान से, उसका उल्लंघन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो ये अच्छी बात ट्राइबल है। बेल्ट्स की बात कर रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, वो गोवा की बात कर रहे थे। मैं उसका भी उत्तर देता हूं। आपसे जवाब लूंगी, मेरे पास उसका दो और उत्तर मेहमान क्या है हैं। मैं बताता एक हूं सेकंड आपको। गौरव जी, एक सेकंड। अश्वनी उपाध्याय जी, इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे इस यूसीसी को लेकर संदेह पैदा हो रहे हैं, जो तहसीन जी और आसिम वकार साहब उठा रहे थे। कह रहे थे धर्म से नहीं जोड़ रहे, लेकिन बाकी जगहों पर जो मान्यताएं चलती आ रही हैं, क्या उन अपवादों को भी खत्म किया जाएगा इस यूसीसी में? देखिए, यूसीसी कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दुनिया में अनोखा कुछ होने जा रहा है। भारत में ऑलरेडी अमेरिका में है, सिंगापुर में है, फ्रांस में है, जापान में है, चीन में है, और इन जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूं वहां पे सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भारत में यूसीसी आ रहा है तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है। आखिर फ्रांस में मुस्लिम्स रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, आपके यूके में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, वहां तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई पर्सनल लॉ नहीं है, सबको यूसीसी में चलना है। बात यह है प्राची जी, यूसीसी आखिर होगा क्या? क्या किसी की पूजा पद्धति या किसी की इबादत का तरीका बदलेगा? नहीं। जिसके 7 फेरे होते हैं 7 फेरे होंगे, जिसका नमाज, जिसका अपना निकाहनामा पढ़ा जाता है वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, जो काजी निकाहनामा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, वो सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। यूसीसी आने से केवल इतना हो जाएगा कि शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। वो
बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या पारसी की हो या ईसाई की हो, शादी की मिनिमम एज एक समान हो जाएगी। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर बाझपन के आधार पे डिवोर्स होगा तो सबका होगा, नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स होगा सबका होगा, या कोड होने पे डिवोर्स होगा तो सबका होगा। जो भी ग्राउंड्स होंगे सबके लिए कॉमन हो जाएंगे। यूसीसी आने से शादी का रजिस्ट्रेशन, निकाह का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें कौन सी आफत आ जाएगी अगर सबको मैंडेटरी हो जाएगा अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना। यूसीसी आएगा तो गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। क्यों नहीं मुस्लिम बेटियों को मेंटेनेंस का राइट मिलना चाहिए? क्यों नहीं उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? ठीक। यूसीसी आएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार आर्य सबको एक तहसीन समान जी। हो जाएगा। यूसीसी आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। मेरा ये मानना है यूसीसी से जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होने वाला है। यूसीसी आए या ना आए, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को है, उसके बाद हमारी क्रिश्चियन बेटियों को है, उसके बाद हमारी पारसी आप जब बेटियों ये को कह है। रहे हैं अश्वनी उपाध्याय जी, तो देखिए खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। उनके मन में कोई सवाल है, नहीं, उनका मैं- सवाल ले लेती देखिए, हूँ, फिर आप उसका जवाब दे नहीं, दीजिएगा। तहसीन बोलिए भाई- तहसीन जी। मैं मैं अश्विनी भाई की बहुत इज्जत करता हूं। अश्विनी भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्सर सुप्रीम कोर्ट में जाते मुलाकात भी होती है। अश्विनी भाई के पिटिशन के अंदर शायद या अन्य पिटिशन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली डिपार्टमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ये आंकड़े में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि सबसे अधिक कम उम्र की बच्ची, 18 साल के नीचे की बच्ची, एक्चुअली 16 साल के नीचे की बच्ची, 80% बच्चों की शादी हिंदू बच्चों की होती। सबसे ज्यादा पॉलीगमी हिंदुओं में। ये सरकारी आंकड़ा ऑन एफिडेविट पार्लियामेंट में, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात, चलो छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कस्टम्स, मेघालय के अंदर जो राइट मिलता है बच्चियों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके साथ आप अलायंस के अंदर हो, सांगमा ग्रुप जो होता है, वहां मेट्रियार्कल सोसाइटी, वहां घर जो माँ बाप का घर होता है, बेटी को मिलता, बेटे को नहीं मिलता, बेटी के पति को मिलता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप है जहां पर सेकंड लड़की के पति को मिलता है, सेकंड लड़की के शौहर को मिलता है। वो मेट्रियार्कल है, वो पति जो है लड़की के घर पे जाता है। आप किन किन चीजों को चेंज करेंगे? आप कैसे इन चीजों को चेंज करेंगे? थर्ड चीज में सर मैं आपको बड़े से पूछ रहा हूँ, क्या गोवा में यूसीसी लागू होने से जो हिंदू आदमी शादी कर सकता है दूसरी बार, या मैत्री करा बैन होगा? लेकिन आपने यूएसए, तहसीन जी देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। अगर हिंदुओं में नाबालिग बच्चियों की शादी होती है तो वो भी खत्म होगा। ये बात अश्वनी उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं, ये बात गौरव भाटिया जी भी बोल रहे हैं। इसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। रही बात गोवा, एक मिनट से देखिए, मेरे साथ एक और मेहमान है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तहसीन जी, मुझे उनके पास जाना है, वजाहत कासमी जी के पास जाना है। एक ही लाइन बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मैं चाहता था ये लाइन आए कि इससे ये कानून से खत्म होगा। कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नाबालिग बच्ची की शादी करना ऑलरेडी इलीगल है। 80% जो है, कितने केसेस रजिस्टर जेल में गए। अच्छा चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे गौरव जी, बैठे मैं उनसे जवाब ले लूंगी। पहले मैं मुफ्ती वजाहत कासमी जी को ले आती हूँ। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, देखिए दोनों कह रहे हैं इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है, चाहे आसिम वकार जी हो चाहे तहसीन पूनावाला जी हो। फिर इस पर इतने बयान क्यों? अभी तौकीर रजा का तो बयान और भी ज्यादा आग लगाने वाला था। एसटी हसन तो कह रहे हैं हम तो सुनेंगे ही नहीं अगर इसमें हदीस और कुरान की बातें इंक्लूड नहीं होंगी तो। देखिए प्राची जी, बात यह है कि जो पर्सनल लॉ है, खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें चंद चीज़ें स्पेशल मैं देखता हूँ। ज़्यादातर मामलात में निकाह और तलाक और वरासत के मामलात हैं, वरासत की तकसीम है, बेटियों को हिस्सा है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करना, जब यही निकाह वाली बात आएगी और इनको फिर वो अमेरिका और लंदन जाना है तो फिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करके जाएंगे, या वहाँ जाकर करेंगे तो वहाँ भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके करेंगे। और रही वरासत की बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अरकान हैं वो 200 के आसपास हैं। आप सर्वे करा लीजिएगा, उन 200 में से 5 लोगों ने भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वरासत नहीं दी होगी। और ये तो टीवी पर कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा शोर मचाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फिर शोर मचाएगा जमीयत उलमा हिंद, और इन सब जितने भी दुकानदार हैं और इनकी बिल्लियां सबकी थैलों में घुसी हुई हैं। जैसे ही अब यूसीसी का अभी आया है तो ये शोर मचाएंगे। बात यह है कि एक राष्ट्र, एक कानून, एक कौमियत, ये किसी भी देश का एजेंडा है। ये खालिस आप अगर गौर करेंगे, अगर किसी भी मुल्क में जाकर के कि वो मुल्क अपने लॉज जो बना रहा है उसकी कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में
आप सऊदी को ले लें, आप दुबई को ले लें, जहां इस्लामिक लॉज है, वहां भी आप ले सकती हैं कि यूसीसी से हजारों चीजें, उनकी लाखों चीजें मैच कर जाएंगी। मैं पहले से, आज ये कोई पहली डिबेट नहीं है मेरी, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पर्सनल लॉ कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मजहब जो है वो आपके नफ्स पर, आपकी जात पर है। सबसे पहले आप किस मजहब से आते हैं, किस तरह इबादत करते हैं, कैसे आप पूजा पद्धति, अर्चना, उपासना, पूजा जो भी कुछ करते हैं वो आप कैसे करते हैं। ना तो यूसीसी मस्जिदों को बंद कर रहा है, ना यूसीसी निकाहों पर पाबंदी लगा रहा है, ना यूसीसी आपको जायदाद बांटने से मना कर रहा है, लेकिन देना होगा। जब आप निकाह की बात करते हैं तो आपके रसूल ने, मेरे रसूल ने, मेरे सहाबा इकराम ने निकाह तो किया है मस्जिद में। आप तो 10 करोड़ रुपए लगा करके निकाह कर रहे हैं। जब बात तलाक की आती है तो मेरे रसूल और मेरे नबी ने तो ये बताया कि मेहर लीजिए। आप तो 1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए जो शादियों में खर्चा करते हो सब लेते हो। तो ये पर्सनल लॉ पर ना, पर्सनल लॉ जो शोर मचाने के लिए है। अगर आप जाती जिंदगी देखेंगे, निजी जिंदगी देखेंगे, जिन चीज को पर्सनल लॉ मना करता है उसको स्पेशली जाकर के कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र हो, एक देश हो, इसको राजनीति ना की जाए। एक कौम हो, एक झंडा हो, एक डंडा हो, इसके लिए कोशिशें सरकार कर रही है, करनी चाहिए। पुष्कर सिंह भाभी काबिल मुबारकबाद है। जवाब दे दीजिए। मैं कहता हूं उनका सीना लंबा चौड़ा है कि उन्होंने सबसे पहले कोशिश की है। मैं तो कहता हूं एक राष्ट्र हो, एक झंडा हो। प्राची, मुझे एक और टाइम चाहिए था थोड़ा, लेकिन आ रही हूं मैं काश, मुझे आ रही हूं। मैं 2012 से पहले से एक ऐलान कर रहा हूं, एक लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में जो बहुत अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड है, और जो उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत के सब बच्चों का अधिकार है। मोदी जी को चाहिए कि यूसीसी में ये भी लेकर आए, एक समान शिक्षा अधिकार। हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए, कम से कम इंटर तक तो मिलना ही चाहिए, 12 तक के। लगाइए मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए। बैठे हैं गौरव भाटिया जी, वकील हैं, एजुकेटेड हैं, ये मेरी बात की गहराई को समझ रहे होंगे। क्यों नहीं करते आप? ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। हमारे देश में एक ऐसा आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और 15% लोग ऐसे जिनके पास रखने के लिए दौलत जगह कम पड़ रही है। आसिम जी, यही तो आपको सलाह देनी है। जब सलाह मांगी जाती है तो ये आपको देनी है। आपने सलाह दी है, इस बात का जवाब मैं ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी सलाह दे रहे हैं आसिम वकार साहब आपको कि ये भी इंक्लूड करिए इसमें। देखिए, ऐसा है आसिम जी, यहाँ बड़ा अच्छा बोल देते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ बता रहा हूँ। ओवैसी जी इनके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं। पहले उनसे ये बात कहिए, उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया है मुझे जानकारी है, लेकिन इस चैनल पे मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उचित नहीं होगा। ये व्यक्तिगत मामला उनका भी है। लेकिन आज की जो चर्चा है इस पे मैं आना चाहूंगा। देखिए प्राची जी, हमें समझना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करी, बार बार आपने वक्तव्य भी दिखाया। वो मौलाना थे तौकीर रजा, वो कह रहे थे कुरान में जो लिखा है उसके विपरीत अगर कुछ होगा तो हम लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में जैसा मैंने बताया लिखा है सूरा 4 आयत 3 कि एक शौहर की 4 बीवियां हो सकती हैं, लेकिन संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देगा अगर समानता की बात हम करेंगे, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। दूसरी बात, उसमें लिखा है कि बच्ची का निकाह तब हो जाए जब वो प्यूबर्टी की स्टेज को क्रॉस कर जाए। अब ये है सूरा 65 आयत 4। अब मैं ये कहता हूं कि बच्चों को तो हमें पढ़ाना है, बच्चों को तो आगे बढ़ाना है, उनका भविष्य तो तभी उज्जवल होगा। तो हम ये दलील कैसे मान लें? इसी तरह से कुरान में लिखा है काफिर को मार डालो। अब तहसीन मेरे भाई हैं, क्योंकि हमारा देश हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ये मोहब्बत बहुत बड़ी है। अब कुरान की बात कैसे मान ले जो कहती है कि काफिर, लेकिन ये सोच की बात है। ट्रिपल तलाक का जब मामला चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके ओवैसी जी भी मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रिपल तलाक को खत्म किया या गैर संवैधानिक बताया तो मुस्लिम महिलाओं को और मारा जाएगा, और मुस्लिम महिलाओं में जो शौहर होते हैं उनसे सोचने की शक्ति कम होती है। अब आप प्राची जी बताइए, आज मोदी जी की सरकार है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाएं सबसे आगे थी, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। क्या ये सोच देश को आगे ले जा सकती है? इसीलिए जरूरी है
कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और सबको एक समान अधिकार दिए। चलिए आसिम वकार जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, आपके, मेरे, गौरव जी के लिए, मुफ्ती वजाहत कासमी जी, अश्वनी उपाध्याय, तहसीन पूनावाला जी, सबके लिए है ये? आ रही हूं फिर अश्वनी जी आपके पास भी आ रही हूं। देखिए, अभी आपके ही चैनल पर मैंने एक समान शिक्षा अधिकार की बात की। गौरव जी एक लाइन में खाली उल्टी सीधी बात करके चले गए। जो आदमी पूरे भारत में सब बच्चों को एक समान शिक्षा देने पर राजी नहीं हो रहा है, उसको कैसे मान ले कि ये ईमानदारी से एक कानून लागू कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा था में लिखा हुआ है आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दिक्कत आती है। मैंने कहा था पूरे भारत के हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। एजुकेशन उस पर भी गौरव जी राजी नहीं हो रहे हैं। यही बात तो मैं कहना चाह रहा था जब से आपको संविधान में लिखा है। मैं राइट टू एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा। अगर अंबानी का बच्चा सीबीएसई बोर्ड से बड़े स्कूल से इंग्लिश बोलता हुआ पढ़ रहा है, तो एक रिक्शे वाले का बच्चा भी उसी तरह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ सरकारी स्कूल से निकले। हमने तो ये सुनिश्चित कर दिया, हमने तो शिक्षा का अधिकार देकर सुनिश्चित किया है, संविधान में है ये। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि जो है क्यों नहीं करते। अरे ओवैसी जी से कहिए अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं पढ़ने? भाई गौरव भाई, मेडिकल एजुकेशन कराई थी, प्राइवेट से कराई थी या सरकारी इंस्टीट्यूट से कराई थी? कोई हैसियत नहीं है। आप क्यों ओवैसी साहब का जिक्र कर रहे हैं? आपकी पार्टी में मुसलमान नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। फातिमा बीवी जी को अभी आपकी पूरी पार्टी में मुसलमानों को कोई हक नहीं दिया जाता है। नहीं सर, आप समझिए, फातिमा बीवी को जो अभी पद्म विभूषण दिया है वो मुसलमान है आपकी नजरों में या नहीं है? जस्टिस फातिमा बीवी जी का नाम भी सुना है आपने? बोलिए आसिम जी, बोलिए। महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट। अब आसिम जी देखिए, अब आपसे सवाल पूछने लगे तो आप मुद्दा पर जल्दी शिफ्ट कर देते हैं। अब आप मुसलमानों पर आ गए, अभी शिक्षा पर थे, अब आ गए आपकी पार्टी में मुसलमानों की क्या हैसियत है? एक ही मुद्दे पर रहिए ना। प्राची जी जल्दी से आसिम जी, मेरे साथ बाकी सब भी बोलना चाहते हैं। प्राची जी मुझे कुछ कहना है। आप उस पर नहीं बोली। सुनिए बात सुनिए। अरे बोलने तो दीजिए मुझे, बहुत अच्छी बात बोलिए तो 2012 में। अरे बहुत बोल चुके हो आप सर, बहुत बोल चुके हो आसिम भाई, और दूसरों को भी मौका दो, सभी लोग आए हैं। जो एज ऑफ आप डिबेट को भी समानता पर बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ जा रहे हैं आसिम वकार जी। आप सिर्फ यूसीसी पर नहीं बोलेंगे, आज सारे मसलों पर चर्चा कर लेंगे। कासमी जी दे दीजिए जवाब, फिर आ रही हूं मैं अश्वनी जी आपके पास। देखिए, बात ये है प्राची कि अभी भाटिया साहब ने बहुत शानदार बात कही है। ये बहुत बड़ा मर्ज है कि विचारधारा जो इनकी एमआईएम वालों की है, ये कट्टर लोगों की है, इसके खिलाफ जो जाएगा वो मुसलमान नहीं है। चाहे वो फातिमा जी हो, चाहे वो मुफ्ती वजाहत कासमी हो, चाहे वो तहसीन पूनावाला हो, ये मुसलमान होने का प्रमाण भी एमआईएम बांटने लगा आजकल। आज आप इनसे ये पूछिएगा कि राम मंदिर से इनको तकलीफ है, ट्रिपल तलाक से इनको तकलीफ है। भाई, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक की मुखालफत कर रहा था कि ये नहीं कानून आना चाहिए, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रीयवादी इस्लामिक स्कॉलर भी था जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि ये कानून आना चाहिए और ये कुरान और हदीस के मुताबिक कानून है, और मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं कि वो ये कानून लाए। तो राष्ट्रवाद से मुतालिक जितना मुसलमान है या कट्टर विचारधारा के खिलाफ जितना मुसलमान है, एमआईएम की विचारधारा के खिलाफ, वो मुसलमान ही नहीं है। और यही टीवी पर बैठ करके खेल हो रहा है। हम कह रहे हैं कि यूसीसी से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा और मुसलमान इसको सपोर्ट करें कि एक राष्ट्र, एक कानून। यहाँ बैठकर आप किसी को सर्टिफिकेट तो कम से कम मत बांटिए। कोई आपकी जबान नहीं बोलता है तो आप सीधे उसे सर्टिफिकेट देने लगते हैं, ऐसे तो मत करिए ना आसिम जी। अब अश्वनी जी, बस यही तो मर्ज है इनको, इसी की परेशानी है। आसिम वकार जी ने उसका जवाब दीजिए। हाँ फिर ठीक है तहसीन जी, फिर आपके पास भी आ रही हूँ। देखिए, यूसीसी का विरोध करने के लिए आसिम वकार जी के पास कोई है नहीं तो दे रहे हैं दलील। अब ठीक है, वास्तव में टीवी पे बैठे हैं तो दलील देना चाहिए, उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए। लेकिन आसिम वकार जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई है और मैं उनका एकदम समर्थन करता हूं। वास्तव में भारत में समय आ गया है कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम हो, और 10वीं तक कम से कम या 12वीं तक हो तो और अच्छा है, मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट वो यूनिफॉर्म एजुकेशन को यूनिफॉर्म सिविल में जो जोड़ रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आसिम भाई, आप यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात करिए और मेरी पीआईएल में आके जुड़ जाइए। मेरी पीआईएल चल रही है कि जब भारत में अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से सारे स्कूल क्यों नहीं चल सकते।
अगर भारत में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम, मेडिकल जी, का बीच में एग्जाम, आपको बैंक रोक का रही हूँ, एग्जाम, समय मेरे रेलवे का पास बस एग्जाम, यहीं तक था। लेकिन देखिए आसिम जी, अब दो मसलों को आपने एक साथ मिलाया था यूसीसी पर, बस आप स्टैंड नहीं बता पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।